राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में जाना था। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में जो सेकेंड लॉ है, स्नेल्स लॉ जिसे बोलते हैं, उसी में है कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो एक स्थिरांक होता है। सेकेंड लॉ हमारा क्या कह रहा है? साइन आई बाई साइन आर हमारा एक स्थिरांक है। ये जो स्थिरांक है इसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग किसी माध्यम के लिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो प्रकाश की जो चाल है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं या उसके आपतन कोण की जया या अपवर्तन कोण की जया का अनुपात रखते हैं, उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे n2n ले रहे हैं, तो n2n का मतलब हुआ साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे एक मीडियम बनाते हैं, ये हमारा एक मीडियम हो गया, ये हमारा नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। इसको मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा साइन आई बाई साइन आर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आई का वैल्यू कुछ भी हो, आर का वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये मान लीजिए कि पहला एयर है और दूसरा ग्लास है तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा। इसी को और बढ़ाते हैं, अगर हम प्रकाश की किरण, दूसरे केस में अगर प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये ग्लास है और ये एयर है। तो अगर इसको हम ले रहे हैं, ग्लास में कुछ आई एंगल है तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ये एंगल आर हो गया। पहले केस में क्या है, यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं n2n में कि आई जो है आई से छोटा है, इस केस में क्या है कि आई बड़ा है एंगल आर से। और दूसरे केस में हम ले रहे हैं कि जब मीडियम 2 के सापेक्ष जो अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि मीडियम इसको हम मान लेते हैं कि 1 और ये मीडियम हमारा हो गया 2, तो 2 के सापेक्ष 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 1, तो इसके n12 से इंडिकेट करेंगे। इस बार भी हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। पहला में क्या है कि 1 के सापेक्ष 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे में है 2 के सापेक्ष 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस केस में हम देख रहे हैं क्या है कि साइन आई के वैल्यू से साइन आर का वैल्यू बड़ा है। दोनों केस में अलग अलग, साइन आई का वैल्यू यहाँ पर थीटा छोटा है और आर हमारा बड़ा दिया हुआ है। अब इस अपवर्तनांक में हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम को लेते हैं। ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे माध्यम ले रहे हैं, ये हमारा ये नॉर्मल हो गया, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, एंगल आई और ये हमारा एंगल आर हो गया। यहाँ से हम लोग लेते हैं वाटर और ये हमारा हो गया ग्लास। ये मीडियम मान लेते हैं 1 है, ये 2 है। वाटर और ग्लास का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम वाटर ग्लास लेंगे तो साइन आई बाई साइन आर, इसमें आई जो है आई हमारा बड़ा है और ग्लास में जैसे जाएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जाएगा। तो हम ले सकते हैं एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, वाटर से ग्लास में। ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये हम ग्लास ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं डायमंड। ये एंगल आई हो गया और एंगल हो गया आर। अपवर्तनांक क्या है? माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के
आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है ना। माध्यम 1 के रेस्पेक्ट में के सापेक्ष माध्यम 2 का जो है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हम बोलेंगे उसे, उसका जो भी फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है उससे, जो स्थिरांक आ रहा है उससे हम अपवर्तनांक बोलेंगे। अब अपवर्तनांक में हम अलग अलग माध्यम को ले रहे हैं, एयर से ग्लास में और एयर से फिर यहाँ पे ग्लास से एयर में, वाटर से ग्लास में और ग्लास से डायमंड में। ये अलग अलग रेशियो के लिए हम लोग लेते हैं और इस तरह से अगर रेशियो हम मिलाकर बनाते हैं तो इस तरह के रेशियो में बहुत सारे रेशियोज हो सकते हैं। एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, या ग्लास से एयर में, ग्लास से डायमंड में, ग्लास से तारपीन के तेल में। ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। अगर 10 मटेरियल के बारे में अगर हमारे पास रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें हम एक की तुलना में दूसरे को बना सकते हैं। तो इन सब से दूर हटने के लिए, इन सब से निजात पाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। प्रकाश के अपवर्तन को और हम प्रिसाइली ढंग से समझते हैं। ये जो अपवर्तनांक है इसे हम इसे इंडिकेट करते हैं और ये हमारा है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर हमारे पास एक तल है जो कि एयर को ग्लास से अलग करता है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लेते हैं, ये आपतित किरण है और अपवर्तन के बाद नॉर्मल थोड़ा सा नॉर्मल से पास आ जाती है। ये हमारा एंगल आई है, एंगल आर है। तो एक तो रेशियो हमारा है साइन आई बाई साइन आर और इसका वैल्यू फिक्स होता है, स्थिरांक, ये अपवर्तनांक कहलाता है। इसको और हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि एयर में जो प्रकाश की जो चाल है वो v1 है और ग्लास में जो प्रकाश की चाल है वो v2 है। एयर में प्रकाश की चाल क्या है, v1 है और ग्लास से प्रकाश की चाल v2 है। तो इसे हम लिखेंगे म्यू और इसमें जो है एयर से ग्लास में जाएगा और ये हमारा हो जाएगा v1 बाई v2। ये v1 बाई v2 का जो रेशियो है, ये जो हम रेशियो ले रहे हैं, ये हमारा अपवर्तनांक कहलाएगा। अगर हम ग्लास से एयर के में जाएंगे तो हम यहाँ v1 लेंगे, v2 लेंगे और अगर इसी में हम लेना चाहते हैं कि ग्लास से एयर में जाएंगे तब हमारा हो जाएगा v2 और v1। इसको और ऐसे लिख सकते हैं n21 बाई v1 बाई v2, यानी कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, मीडियम 1 में प्रकाश की चाल बटा मीडियम 2 में प्रकाश की चाल। उसी तरह से लिखेंगे n12 का मतलब है कि 2 के सापेक्ष 1 में, अगर मीडियम ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 के सापेक्ष में 1 का अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा v2 बाई v1। इस प्रकार से हो जाएगा 2 के सापेक्ष जो है प्रकाश की चाल हमारा, तो इस प्रकार से हो जाएगा v2 बाई v1। अब यहाँ पर प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग है। अब अगर हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो प्रकाश की चाल एयर में कुछ और है, ग्लास में कुछ और है। जब हम ग्लास से वाटर में जाएंगे तो ग्लास में प्रकाश की चाल कुछ और होगी और फिर वाटर में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। अगर हम ग्लास से तारपीन के तेल में जाएंगे तो दोनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी और उसका अनुपात जो है का वैल्यू जो है अलग अलग होगा। तो एक के सापेक्ष हम दूसरे को निकालते हैं, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक का।
निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम nm से इंडिकेट करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा ले लेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी और उस माध्यम में प्रकाश की क्या चाल होगी? अगर दोनों का अनुपात करते हैं तो हमें जो मिलेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा, और जिसे हम सामान्यतः अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? पहला हो गया साइन आई बाई साइन आर बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और अगर एक मीडियम के सापेक्ष दूसरा का निकालना है तो उससे मीडियम हमारा एयर से ग्लास हो सकता है, ग्लास से वाटर हो सकता है, वाटर से डायमंड हो सकता है। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक जब हम निकालेंगे, इसका यूज करेंगे फॉर्मूला, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर में हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे nm बराबर c/v, जहाँ पे c जो है, c हमारा प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अलग माध्यम के लिए प्रकाश का चाल अलग अलग होगा और उसी के हिसाब से हम अपवर्तनांक को निकालेंगे। अब इसमें एक वैल्यू है कि ये जो साइन आई बाई साइन आर हम लेते हैं, ये साइन आई है। जिस तरह से जैसे जैसे हम एंगल आई को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल आई को बढ़ाएंगे, एंगल आर का भी वैल्यू बढ़ेगा। और अगर हम एंगल आई का मान घटाएंगे, एंगल आई का मान घटाते जाएंगे तो आर का मान भी घटाएंगे। लेकिन वैसी परिस्थिति में क्या होगा, जब हमारे पास एक नॉर्मल के लॉन्ग अगर हम प्रकाश की किरण को ला रहे हैं तो क्या ये नॉर्मल के लॉन्ग ही जाएगा? तो क्या यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ वो फेल्ड हो जाएगा? यानी कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर हमारा क्या रहा है? साइन आई भी जो है 0 डिग्री है, साइन आई यहाँ पे 0 है और साइन आर भी यहाँ पे 0 होगा। तो 0/0 जो है ये अपरिभाषित है, इसका मान हम लोग जानते नहीं है। ऐसा एक मान होगा जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता, हम लोग नहीं जानते कि उसका मान क्या होगा। लेकिन साइन आई बाई साइन आर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर को लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग साइन आई बराबर अगर हम लिख देंगे म्यू साइन आर। अब यहाँ पे साइन आई 0 है, यहाँ पे म्यू जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा इंटू 0, तो ये ठीक है। लेकिन 0/0, 1/0 ये सब वैल्यू को हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये अपरिभाषित वैल्यू है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में आ रही, दूसरे माध्यम में जा रही हैं, तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश की दिशा बदल नहीं रही है, लेकिन प्रकाश का जो माध्यम है वो बदल रहा है। तो यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर। लेकिन एक और बात क्या है कि अगर हम इसको इंडिकेट करते हैं साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे अगर हम प्रकाश, यहाँ मान लीजिए कि एयर है और ये हमारा ग्लास है, ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है। तो एयर से ग्लास जाने में ये ठीक है, सीधा जा रहे, प्रकाश की किरण की गति, ये दिशा नहीं बदल रही है। लेकिन प्रकाश की जो चाल है वो निश्चित तौर पर एयर में कुछ और होगी और ग्लास में कुछ और होगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस तरह से हम अपवर्तन को जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल से लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर एंगल 0 होगा और रिफ्रैक्शन भी वहाँ पे एंगल हमारा 0 होगा। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 0 है तो बताइए कि रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा और रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा। यहाँ पर एक सवाल है कि हमारे पास एक तल दिया हुआ है जो एयर से ग्लास को अलग करता है, ये नॉर्मल है, और प्रकाश की किरण नॉर्मल आ रही है और फिर ये अपवर्तित हो रही है। तो अगर यहाँ पे एंगल जो है साइन आई
यहाँ पे एंगल आई 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा होगा एंगल आई ही होगा और वो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा होगा वो भी होगा 0 डिग्री। दूसरा सवाल है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ जाती है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ये जो एयर है और जो वाटर है, एयर में प्रकाश की चाल अलग है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसलिए प्रकाश वायु से जल में जाने के बाद अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। एक तो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या कारण है? प्रकाश का अलग अलग चाल होने के कारण अलग अलग मटेरियल हम लोग लेते हैं तो प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए ये प्रकाश जो है वायु से वाटर में आने पर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब एक सवाल है, प्रकाशिक घनत्व और घनत्व में क्या अंतर है? प्रकाशिक घनत्व से तात्पर्य है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जो माध्यम है उस माध्यम के बीच में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि प्रकाश की किरण जाने के बाद उस पार्टिकल में ऑब्जर्व होती है और फिर इमिट होती है। यहाँ पे एब्जॉर्बेशन का काम होता है और यहाँ इमिशन का काम होता है, फिर एब्जॉर्ब हुआ फिर इमिट हुआ। इसके कारण प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाती है। अब जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस प्रकार है, जिसमें ज़्यादा स्टॉपेजेज हैं, जितना ज़्यादा स्टॉपेजेज रहेंगे वो उतना ज़्यादा प्रकाशिक घनत्व उसका अधिक होगा, और जिसमें कम स्टॉपेजेज होंगे वो उतना उसका प्रकाशिक घनत्व जो है कम होगा, और जिसमें कम होगा उसे बोलेंगे हम विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाशिक घनत्व जो है ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे सघन माध्यम। प्रकाशिक घनत्व जिसमें ज़्यादा है सघन और कम है वो हो जाएगा विरल माध्यम। उसके बाद घनत्व में क्या अंतर है? घनत्व के बारे में हम लोग जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान है उससे उस पदार्थ का हम घनत्व कहते हैं। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तारपीन का तेल और यहां पर लेते हैं हम जल। तो तारपीन का जो तेल है वो कम घनत्व उसका है, जबकि जल का घनत्व ज़्यादा है। जल ज़्यादा डेंस है। जब हम उसे ग्लास में डालते हैं, ग्लास में जब हम इसे डाल रहे हैं तो जल इस प्रकार से यहाँ पर चलाएगा, ये हमारा जो है जल हो गया। और इसमें अगर हम ऊपर में लेते हैं, ऊपर में हमारा तारपीन का तेल है, ये हमारा इधर जल हो गया
और ये ऊपर में हो गया तारपीन का तेल। जल नीचे है चूंकि उसका घनत्व ज़्यादा है, जबकि तारपीन का तेल ऊपर है, उसका घनत्व कम है। फिर भी प्रकाशिक घनत्व की बात अगर हम करेंगे तो तारपीन का तेल का 1.47 और जल का आएगा 1.33, ये इस तरह से। और वायु का जो होता है, वायु का जो प्रकाशिक घनत्व है 1.0003, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। तो जल का है 1.33 और तारपीन का तेल का है 1.47 और कांच का जो प्रकाशिक घनत्व है वो है 1.53, जिसको हम लोगों ने एक्टिविटी के माध्यम से कर करके लाया था। तो तारपीन का तेल प्रकाशिक घनत्व उसका ज़्यादा है, जबकि ऐसे जो घनत्व है उसका जल से कम है। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, इसको हम लोग को कन्फ्यूज नहीं करना है। बोर्ड की परीक्षा में जब भी आए कि प्रकाशिक घनत्व क्या है तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अभी बच्चों हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि विभिन्न माध्यम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बदल जाता है। इसके लिए हमारे पास एक पेंसिल है, एक 2 कांच का गिलास है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है और ये हमारा तारपीन का तेल है। इस गतिविधि के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि सरल विरल जो प्रकाशिक माध्यम है और सघन जो प्रकाशिक माध्यम है दोनों में क्या अंतर है। ऐसे जो हम लोग घनत्व की बात करते हैं कि ये ज़्यादा डेंस है, ये कम डेंस है, उससे प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल माध्यम दोनों अलग अलग होता है। ये हमारा पानी है, पानी से तारपीन का तेल हल्का होता है, जबकि प्रकाशिक घनत्व तारपीन के तेल का ज़्यादा है। तो इसे हम देखेंगे कि पानी में किस तरह से तैरेगा और प्रकाशिक घनत्व इसका अलग होगा पानी से। पानी का जो प्रकाशिक घनत्व है ये 1.33 है, जबकि तारपीन का जो तेल है इसका प्रकाशिक घनत्व 1.47 है। तो प्रकाशिक घनत्व इसका ज़्यादा है और इसका कम है, लेकिन फिर भी ऐसे जब हम घनत्व की बात करते हैं तो पानी के ऊपर ये तैरता है। तो जो आम घनत्व है उससे प्रकाशिक घनत्व से कोई लेना देना नहीं है। प्रकाशिक घनत्व का मतलब ज़्यादा होने का मतलब है कि उस मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, ताकि प्रकाश के लिए मोर स्टॉपेजेज हैं या लेस स्टॉपेजेज हैं। तो चलिए इसको कर देखते हैं। हमारे पास एक ग्लास है, यहाँ पर देखिए पेंसिल रखा हुआ है और यहाँ पे हमें सीधा ही प्रतीत हो रहा है। और जब हम इसमें पानी को डालते हैं तो ये हमारा पेंसिल, ये देखिए नीचे हमारा पेंसिल टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ऊपर सीधा, क्योंकि दोनों ऊपर जो पेंसिल है वहाँ से प्रकाश की किरण इस पर पड़ने के बाद हमारी आंख तक पहुँचती है और उसमें रिफ्लेक्शन बहुत कम है, चूँकि यहाँ पे शीशा है और यहाँ पे नीचे में पानी होने के कारण यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है और ये हमें टेढ़ा प्रतीत होता है। अब इसमें हम लोग तारपीन का तेल डालते हैं और तारपीन का तेल देखिए इस प्रकार से इसमें आ गया पूरा। अब आप देखिए तारपीन का तेल जो है और पानी दोनों अलग दिख रहा है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये पानी है और ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक तारपीन का तेल है, जो कि इससे हल्का है। हल्का है लेकिन प्रकाश का अपवर्तन आप देखिए कि नीचे का जो भाग है, नीचे का भाग जो हमारा दिख रहा है वो अलग है और हल्का सा नीचे से ऊपर ये बीच का जो भाग है वहाँ पे भी अपवर्तन हल्का सा नीचे से ऊपर में थोड़ा सा माइन्यूटली अंतर है और फिर ऊपर का जो भाग है उसमें वो दिख रहा है कि वो अलग भाग है। यानी ये पेंसिल हमारा मालूम पड़ रहा है कि 3 भाग में टूटा हुआ है, क्योंकि इसका प्रकाश का अपवर्तन 1.33 है, इसका जो है 1.47 है और ये ऊपर का जो एयर है इसका हम देखते हैं कि डायरेक्ट इस पर प्रकाश पड़ती है और ये हमारे पास आता है। तो इससे ये साबित होता है कि तारपीन का तेल भले ही घनत्व में पानी से कम हो, ऐसे हम लोग देख रहे हैं, तभी ये तैर रहा है ऊपर में। ऊपर में तैरने के पीछे कहानी यही है कि पानी के घनत्व से इसका घनत्व कम है, लेकिन प्रकाशिक घनत्व तारपीन का तेल का ज़्यादा होता है, 1.47 है और ये 1.33 है। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल्स है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग अपवर्तनांक यहाँ पे लिखेंगे
NM बराबर क्या है, NM बराबर होता है C/V। C का मतलब है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये बटा हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। NM बराबर C/V, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है 1.50 और C जो है वो भी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे में हमारा V दिया हुआ है। तो अगर V निकालेंगे, पहले V को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.50 V बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.50, इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, और इस प्रकार V जो हमारा हुआ वो हुआ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सवाल इस प्रकार है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसको निकालेंगे इस तरह से हम लोग। अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C/V। C का मतलब क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पे जो हमारा अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है 4/3 और वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, यानी पानी में प्रकाश की चाल निकालना है V। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × V 4V हो जाएगा, और इंटू 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसी को V निकालेंगे यहाँ पे, तो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जब V निकालते हैं तो क्या आ रहा है, V बराबर 9/4 करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी कि जल में प्रकाश की चाल हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज हमने अपवर्तनांक के बारे में सीखा कि अपवर्तनांक बराबर होता है एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये जो अपवर्तनांक है एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच का एक सापेक्ष है, जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो हो जाएगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात किए, और हम लोगों ये भी चर्चा किए कि प्रकाशिक घनत्व और जो सामान्य घनत्व है दोनों में अंतर है। और इस प्रकार से अगली कक्षाओं में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, उसे हल करेंगे, और उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।